गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 15 अप्रैल 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा सा आज हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल अंबेडकर जयंती थी। कल संडे था तो डीएनए हो नहीं पाया था। तो आज थोड़ा सा अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे और पूना पैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गांधी जी और अंबेडकर जी, उनके बीच में जो विचारों की अनबन हुआ करती थी, तो थोड़ा सा वो उसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं अंबेडकर जी के रिगार्डिंग एक और आर्टिकल आता है, जो आज जी के आज एडिटोरियल है, कास्ट एंड अर्बनाइजेशन। तो अंबेडकर जी को ये लगता था, वो ये मानते थे कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो गांव में बहुत ज़्यादा होता है, और उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने अर्बनाइजेशन को सपोर्ट किया था। उस कॉन्टेक्स्ट में आज का एडिटोरियल दिया हुआ है। ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों ही आर्टिकल, खासकर ये वाला आर्टिकल मेंस के लिए ज़्यादा है। और पूना पैक्ट से तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जा सकता है, क्योंकि एक लैंडमार्क इवेंट रहा है ये हमारी हिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा ईरान, अगर थोड़ा बहुत आप न्यूज़ अपडेट रख रहे हो, तो ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है कुछ अटैक्स किए थे, मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह डाले थे। उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं। ज़्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसराइल, हमास, वेस्ट बैंक, पैलेस्टाइन ऑलरेडी बहुत बार बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैप वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अमेरिका का यहाँ पे क्या रोल है, थोड़ा उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपना फ्रीट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये क्या है, कैसे काम करता है, न्यूज़ में है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर अपना ज्योग्राफी में जीएस पेपर 1 वाले सेक्शन से। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा क्रायोजेनिक्स क्या होता है, साइंस का बिल्कुल एक बेसिक सा टॉपिक है, बट डेफिनेटली इसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, साइंस फिजिक्स, आप वहाँ से इसको इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे और थोड़ा सा अम्बेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अम्बेडकर जी को कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये बड़ा अजीब सा ही है कि मनु के ऑफ कोर्स बहुत अगेंस्ट में थे, और मनुस्मृति को जलाया भी गया था। मनुस्मृति को देखे वैसे तो व्हेन इट कम्स टू हिंदू एज अ सोसाइटी, मनुस्मृति को कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है नहीं, ठीक है। बट फिर भी, और क्योंकि मनु वॉज एक्चुअली नॉट अ पर्सन, मनु कहा जाता है कि मनु स्मृति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखी गई। दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ अ वन पर्सन, बट एनीवेज, लेकिन मनु जो स्मृति है, वो माना जाता है कि दैट इज अ कोडिफाइड लॉज ऑफ हिंदूज। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बेसिकली हिंदूज की लॉ बुक है मनुस्मृति, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी लॉ बुक है। तो बड़ा अजीब सा ही है कि अंबेडकर जी ने पूरी जिंदगी भर मनुस्मृति को, ठीक है, वो अच्छा नहीं माना है, ऑफ कोर्स इनको बहुत अपोज किया है। और बाद में इनको ही मॉडर्न मनु कहने लगे लोग। लेकिन दोनों में थोड़ा मतलब फर्क है बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजों में, ऑफ कोर्स। एनीवेज, वो ज्यादा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, इस पे तो घंटों बात हो सकती है। इट वुड बी सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट यस, अम्बेडकर जी की जयंती होता आती है 14 अप्रैल को। इस बार संडे था तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। 1891 और 14 अप्रैल इनका जन्म हुआ मऊ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है अभी ये। और इन्होंने कई सारे चीज़ों की स्थापना की, जिनमें से एक आता है आपका बहिष्कृत हितकरणी सभा 1923 में। और अम्बेडकर जी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, पॉलिटिशियंस तो थे ही, और भी जाने क्या क्या। अम्बेडकर जी के पास इतनी डिग्रियां हैं जितनी आपकी उम्र नहीं है। तो बहुत बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, कहीं कहीं पीएचडी इन्होंने किया, एक साथ ही पीएचडी करते थे कहीं कहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जान जाने कहाँ का दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। और मोस्टली स्कॉलरशिप से पढ़े हैं, और स्कॉलरशिप तभी मिलती है जब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं। तो इनकी कहानी अपने आप में ना बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हर किसी को इनकी कहानी पढ़नी चाहिए। इंडिया में इस तरह के इंसान सदियों में ही पैदा होते हैं, और बहुत आसान बात नहीं है अंबेडकर जी होना और इंडियन जैसी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली। तो ही लेड द महाद सत्याग्रह इन मार्च 1927 टू चैलेंज द रिग्रेसिव कस्टम ऑफ द हिंदूज। इन 1932 ही सेंड द पूना पैक्ट। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे अभी। उसके बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। एंड ही वाज नॉट ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। वो डिप्रेस्ड क्लास, दलित, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से गए थे। कांग्रेस में तो कभी थे ही नहीं, मतलब
मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए, अपने मोस्टली पॉलिटिकल लाइफ जो रही है अम्बेडकर जी की, ही वॉज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ गांधी जी, नेहरू जी। तो ये इनका मेजर फोकस था डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित के समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि वही इन्होंने अपने समाज में देखा, बचपन से देखा। तो ऑफ कोर्स इनको ये लगता था कि जो दलित समाज जब तक ऊपर नहीं आएगा, तो एज अ सोसाइटी पूरी सोसाइटी ऊपर नहीं आ सकती है। तो उसके लिए बहुत काम ही किया इन्होंने। 1936 में ही वॉज इलेक्टेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ लेजिस्लेटर, एज एन एमएलए। 1947 में नेहरू जी के इनविटेशन में, देखिए ये भी इतनी खास बात है, जिंदगी भर अंबेडकर जी नेहरू जी के अगेंस्ट में रहे, इनके अगेंस्ट में बोले, गांधी जी के अगेंस्ट में बोले। लेकिन बाद में नेहरू जी ने खुद इनको इनवाइट किया कि आप आइए, लॉ मिनिस्टर बनिए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पे आप काम करिए। ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है। और आजकल के नेता तो लोग तो छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट करके एक दूसरे को लेके पर्सनल गालियां देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे दो लीडर हैं, बड़े लीडर इंडिया के रहे, अंबेडकर जी और नेहरू जी। जिंदगी भर एक दूसरे के अपोजिशन में रहे ये मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बावजूद भी देश की भलाई के लिए, है ना, समाज की भलाई के लिए, जो इनको लगा, नेहरू जी को लगा कि इनसे अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेके, तो उन्होंने इनको इनवाइट किया। और कांग्रेस की टिकट पे बेसिकली इनको टिकट भी दिया गया, जबकि ही वॉज नॉट अ कांग्रेसी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, और 60 से ज्यादा देशों का कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ावा इस इंसान ने। मतलब वैसे तो देयर वाज अ टीम, ऐसी बात नहीं है कि ही वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसा नहीं है कि सारे और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन अगर आप ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में पढ़ोगे ना, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। उनमें से कुछ मेंबर्स की तो डेथ हो गई थी बीच में ही, उस दौरान। उसमें से कुछ मेंबर्स को अगर आप देखोगे, उन्होंने बहुत कम दिन काम किया है, देवर मोस्टली ऑन हॉलीडेज। कुछ मेंबर ऐसे थे जो लंदन चले गए। उनमें से कुछ मेंबर ऐसे थे जो बीमार ही रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, अनफॉर्चुनेटली। तो अंबेडकर जी, हालांकि ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, बट उसके बावजूद भी इन्होंने वहां पे बहुत काम किया, इंडिपेंडेंटली, अकेले बहुत काम किया इन्होंने। सो इनको लॉ मिनिस्टर तो ऑफकोर्स बनाया ही गया था, और ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये मैंने बताया ना आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर आप पढ़ोगे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी। तो वहां पे नेहरू जी ने बहुत काम किया। बट 1951 में हिंदू कोड बिल के लेकर जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया। और इवन ही वाज अ स्टोन सपोर्टर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन्होंने बहुत कोशिश किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आया जाए। और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर बहुत डिबेट्स भी हुई उसको लेके। और इनका ये कहना था कि जब तक समाज की सभी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक पूरा समाज ऊपर नहीं जा सकता है। तो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ यूसीसी। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, अभी नहीं, जब पहला जनरल इलेक्शन होगा तब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, और वो जब अग्री करेंगे हम लोग यूसीसी लेके आ सकते हैं। और नेहरू जी की एफर्ट, अम्बेडकर जी के एफर्ट की वजह से ही यूसीसी को फिर बाद में जो है वो डीपीएसपी के अंदर भी डाला गया। तो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ यूसीसी बेसिकली। तो इन 1956 ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, एंड ही पास्ड अवे ऑन द 16 दिसंबर, 6 दिसंबर 1956। पूना पैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कहें या ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान कहें, जिसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस आज भी आपको नज़र आता है। जब आजकल हम लोग अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं ना, जब हम लोग बेसिकली रिजर्वेशन में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब हम लोग एससी एसटी रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसकी जो जड़ें हैं बेसिकली वो पूना पैक्ट के अंदर ही जाती हैं। पूना पैक्ट के अंदर ही पहली बार इस तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ था। हालांकि पहले इट वाज अ कम्युनल कम्युनल अवार्ड। बेसिकली समाज, आपको पता ही है, ब्रिटिश सोसाइटी का हमेशा से हमेशा यही खेल रहा है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, जहां जहां ब्रिटिशर्स गए हैं, अफ्रीका में गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, जहां जहां गए हैं, दे हैड वन पॉलिसी। इतना सालों तक इतना बड़ा जो एम्पायर उन्होंने कंट्रोल करके रखा, वो सिर्फ दो ही शब्दों का खेल था, डिवाइड एंड रूल। यही वो मंत्र था जो ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया को भाई अपने एम्पायर में इंक्लूड किया हुआ था। छोटे छोटे डिफरेंसेस जो सोसाइटी में हैं, छोटे छोटे डिफरेंस, उनको बड़ा करके दिखाओ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के दिमाग पे कब्जा कर लो, और वो डिवीजन बाद में इतनी ब्रॉड कर दो कि वो समाज कभी एक हो ही ना सके। ब्रिटिश छोड़ के चले गए, आज भी अफ्रीका में, इंडिया में, जहां जहां ब्रिटिशर्स थे, वो डिवीजन जो करके गए थे ना, वो आज भी भर नहीं रही है। और हालांकि ऐसा नहीं कि कास्टिज्म इंडिया में पहले से था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कास्ट को यूज किया है, वो एक डिफरेंट लेवल पे जो है खेल खेला उन्होंने। तो कम्युनल अवार्ड दिया गया, और इन्होंने ये कहा, जिस समय राम से मैकडोनल्ड हुआ करते थे 1932 में,
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने कहा कि भैया देखिए, जो दलित्स हैं, बेसिकली डिप्रेस्ड क्लास उस समय बोला करते थे, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी बेसिकली। उन्होंने कहा कि भैया अलग है, दलित्स आर नॉट हिंदूज। ठीक है, दलित्स प्रैक्टिस अलग चीजें करते हैं, इनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पूरा डिफरेंट है। हिंदू समाज में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हिंदू, अपर हिंदू समाज की बेसिकली वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो इनको अपने अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, मंदिरों में नहीं जाने देते, खाना नहीं खाते साथ में, शादियां नहीं करते साथ में, त्योहार साथ में नहीं मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसीलिए हम इसको डिफरेंट ही कंसिडर करेंगे, एज डिफरेंट क्लास। और डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, दलित बेसिकली समाज है, उनके लिए हम लोग अलग से सीटें निकालेंगे, ऐसा कहा गया। तो अवॉर्ड एस्टेब्लिश्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड द रिजर्व सीट फॉर द माइनॉरिटीज एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो यहाँ पे हम लोग माइनॉरिटीज की ऐसे बात नहीं करेंगे, डिप्रेस्ड क्लासेस ज्यादा बात करेंगे। तो और इस चीज के लिए ऑफ कोर्स अंबेडकर जी ने भी बड़ा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। एक्चुअली ये पूरा जो आइडिया था, इट वाज कमिंग फ्रॉम द माइंड ऑफ द अंबेडकर जी ओनली, बिकॉज अंबेडकर जी ये मानते थे कि जो दलित समाज है उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सदियों से, और अब वो समय आ गया है दैट दे नीड टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्वर्ण ऑफ हिंदूज, बेसिकली अपर कास्ट हिंदूज की बात करें। वो ये नहीं कह रहे थे कि सेपरेट रिलीजन और वो सब करके, वो तो बाद में हुआ, लेकिन उस समय उनका ये कहना था क्योंकि भाई आप हमें अलग मानते हो, तो इसलिए हम लोग अलग ही सही। राइट, उस कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो डॉक्टर अंबेडकर हैड अ व्यू पॉइंट दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस शुड बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज। यहाँ पे हिंदूज मतलब अपर कास्ट हिंदूज की बात हो रही है। While strongly disagreeing with the communal award, the Congress decided neither to accept it nor to reject it. तो कांग्रेस जो उस समय पे थी, ना तो ने इसको रिजेक्ट किया ना ही इसको एक्सेप्ट किया। तो ये भी ये गलती ही थी कहीं ना कहीं उस समय। बट गांधी जी वॉज ऑफ अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। गांधी जी को ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो कम्युनल अवार्ड है ना, ये हिंदू सोसाइटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि जो दलित समाज है वो भी हिंदू ही समाज है। गांधी जी मानते थे कि हिंदू समाज है। और गांधी जी कहते थे कि देखिए, जो वही हम लोग जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, इसमें जो शूद्र या दलित, जो फिफ्थ वर्ण आप कह सकते हो, उसकी जब बात आती है, तो गांधी जी कहते थे सब हिंदूज हैं। ये जो सेग्रीगेशन है और सेग्रीगेशन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर किया जाए, लेकिन ओवरऑल एवरीबडी इज हिंदू। तो गांधी जी ने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिसीजन है ब्रिटिशर्स का, ये सबको डिवाइड कर देगा, समाज को, समाज कभी एक नहीं हो पाएगा। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपने किसी समाज के एक ग्रुप को अलग ही कर दिया, तो फिर आप उम्मीद तो मत करिए कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कभी दूर हो पाएगा, वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गांधी जी बेसिकली सवॉर्ड के अगेंस्ट में आमरण अनशन पे चले गए, जेल में रहे, वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन भी किया। लेकिन फिर बाद में अंबेडकर जी जो है, उनके साथ बात बनी, और वहाँ पे वो मिलने भी गए थे गांधी जी से। और फिर बाद में जो है पूना पैक्ट 1932 में हुआ, जिसमें ये कहा गया कि ये चलिए ठीक है, हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस या माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग रिजर्व सीट्स रखेंगे। ठीक है, कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, वो तो डिप्रेस क्लास, सेपरेट नहीं है। सेपरेट का मतलब ये होता है कि भैया दलित अपने कैंडिडेट को अलग वोट करेंगे, सिख अलग करेंगे, मुस्लिम्स अलग करेंगे, वो होता है सेपरेट। रिजर्व का मतलब ये होता है कोई पर्टिकुलर सीट होती है, यहाँ पे एक दलित को नॉमिनेट किया गया है, और सभी लोग उसके लिए वोट करेंगे अपनी अपनी पसंद से, जैसे आजकल होता है ना। रिजर्व सीट्स होती हैं फॉर वीमेन, फॉर दलित, SC एंड STs। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली वहां से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ हमारी पॉलिटी में। और बाद में ये तो खैर आज भी रिजर्व सीट वाला कॉन्सेप्ट चला आ रहा है इंडिया में। और फिर बाद में जब अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन की बात की गई, तो पूना पैक्ट से जो है वो सब चीज़ें स्टार्ट हुई। क्योंकि ये रियलाइज किया गया पूना पैक्ट के दौरान कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंडियन समाज का जो पीछे छूट गया है, जिसको डेफिनेटली अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो अपलिफ्टमेंट नेचुरली तो समाज से नहीं आएगा। नेचुरली समाज से आता तो भाई वो हजारों साल पहले आ चुका होता, है ना, इवन वो बढ़ ही रहा है। तो कुछ ना कुछ अफर्मेटिव मतलब सरकार को आगे आना पड़ेगा, और कुछ ऐसी डिसीजन लेने पड़ेंगे, चाहे लोग उससे खुश ना हो, लेकिन फिर भी उस समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, उस कॉन्टेक्स्ट में
आप थोड़े यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरी बात बनती है। हालांकि बाद में 1940s में अंबेडकर जी ने इस बात को माना कि उनको पता था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है फॉर दलित्स, ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी सपोर्ट किया, बिकॉज वो चाहते थे कि चलो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा बाद में 1940s में कि भाई, इसीलिए वो गांधी जी से बिल्कुल गए, मिलने गए और गांधी जी के साथ उन्होंने पूना पैक्ट किया। बिकॉज उनको पता था कि अगर आप 100% मांगोगे तो 100% नहीं भी मिलेगा तो 70-80% मिल जाए वो भी काफ़ी है। और उससे वो खुश हुए काफ़ी, और उनको, और ये इवन रिजर्व सीट्स को भी अंबेडकर जी बहुत बड़ी जीत मानते हैं दलित समाज की, और वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। पहले जब सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था, तो 71 सीट्स जो है वो डिप्रेस क्लासेस के लिए निकाली गई थी। बाद में जब रिजर्व सीट वाला कॉन्सेप्ट आया पूना पैक्ट के बाद, तो ये सीटें बढ़ा के वो 71 से 147 कर दी गई। ठीक है, लेकिन अभी ये सब लोग वोट करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ दलित समाज, बेसिक डिप्रेस्ड समाज ही वोट कर सकता था। तो एक पूरा वो बनता है यहाँ पे। और अंबेडकर जी जो एडिटोरियल आया आज यहाँ पे, और अर्बनाइजेशन की बात यहाँ पे होती है। और देखिए यहाँ पे भी अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में आपको बहुत वैचारिक भेदभाव, मतलब वैचारिक एक डिफरेंस था इनके बीच में जो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गांधी जी तो आपको पता ही है कि विलेजेस के हमेशा सपोर्ट में थे। और गांधी जी तो कहते थे रियल भारत जो है वो गांव में ही बसता है। लेकिन अंबेडकर जी कहते थे गांधी जी को कि साहब देखिए, गांव तो भारत में बसता है, लेकिन आपने शायद गांव में जाके देखा नहीं है। उन गांव में दलित भी तो हैं। और अगर आप गांव में जाके दलित की हालत देखोगे ना, तो आपसे देखा नहीं जाएगा। अगर आपको रियल डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस अगर देखना है, तो गांव से बेटर कुछ नहीं दिखेगा आपको। गांव में जिस तरह से दलितों के साथ ट्रीट किया जाता है, वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस वहां पे होता है। ऐसा अम्बेडकर जी का मानना था। अम्बेडकर जी का मानना था कि गांव ही वो जड़ है जहां से ये सब शुरू हुआ है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ कास्ट बेस्ड इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन आपको गांव में देखने को मिलेगा। और शहरों में उतना नहीं है, अर्बन सेटिंग्स में उतना नहीं है। और ऐसा अंबेडकर जी ने कहा। अंबेडकर जी ने तो ये कहा, दलित्स को इनकरेज किया कि मूव टू द सिटीज, मूव टू द सिटीज। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों में यहाँ पे बहुत फर्क आपको नजर आएगा। और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही हैं, है ना। गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है आज भी, अगर आप देखें। एक एग्जांपल आप इसका ओनर किलिंग से देख सकते हो। मेजरली जो 90% से ज्यादा ओनर किलिंग होती हैं, वो आपको गांव में ही देखने को मिलती हैं, और कास्ट बेस्ड होती हैं। आप आज भी गांव में जाओगे तो जो दलित समाज है, वो आपको गांव के एक बिल्कुल एक अलग से कॉर्नर में मिलेंगे। वहाँ पे सुविधाएं कुछ ज़्यादा होंगी नहीं। आप बस जाके विजिबली आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो फिर तो आपको आइडिया होगा ही, ऑफ कोर्स। ठीक है। इसके लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है अपने पास, और हजारों साल की हिस्ट्री का नतीजा है ये जो आज निकल रहा है। बट ठीक है, अभी बात कर रहे हैं, समाज एक्सेप्टेंस आ रही है, ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ा है जिस तरह से। तो अंबेडकर जी कहते थे भैया, गांव में कुछ नहीं रखा है, आप शहरों में जाइए, वहां पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कम होता है। तो अंबेडकर जी सेड दैट द इंडियन विलेज इज द वर्किंग प्लांट ऑफ द हिंदू सोशल ऑर्डर, एंड आर्ग्यूड दैट इट इज द आइडियल प्लेस टू अंडरस्टैंड अ कास्ट। ठीक है, अगर कास्ट को समझना है तो गांव में जाइए, और जो हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं, वो आपको क्लियरली वो डिवीजन आपको गांव में देखने को मिलेगा। गांधी जी हालांकि कुछ और कहते थे। गांधी जी कहते थे दैट इंडियन विलेज एज अ सेल्फ रिलायंट, equitable and just non-violent order, and argued for the decentralization of the power to the villages through the ग्राम स्वराज। तो गांधी जी तो ग्राम स्वराज की बात करते थे, है ना। तो बाद में जब गांव 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, उसके जो रूट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी की उस थॉट प्रोसेस से ही जाते हैं। व्हेन यू यूज्ड टू से कि विलेजेस आर द बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अंबेडकर जी अपोज्ड द आइडिया दैट द विलेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, कोई गांधी जी तो नहीं थे पॉलिटिक्स में उस समय पे, और ना वो असेंबली का पार्ट थे कभी गांधी जी। पर गांधी जी के सपोर्टर्स थे, दे यूज टू से कि हमें गांधी जी के विजन को इम्प्लीमेंट करना है और गांव को ऑटोनोमस बनाना है।
ताकि गांव अपना डिसीजन खुद ले सके। आजकल हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं वहीं वहीं जाता है। बट उसके अंदर ये फर्क रहता है, अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, अगर गांव को ऑटोनॉमी दे दिया ना भाई, तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। गांव में ऑटोनॉमी का सीधा सा मतलब ये है कि पावर किसके हाथ में होगी? पावर होगी जमींदार के हाथ में, पावर होगी अपर कास्ट के हाथ में। पहले ही उनके हाथ में इतना कुछ है, अब आप उनको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली भी पावरफुल बना रहे हो, तो दलित बेचारे कहाँ जाएंगे? ये अम्बेडकर जी का कहना था, और अम्बेडकर जी ने इस चीज को अपोज किया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर पास भी नहीं हो पाया। और अम्बेडकर जी वेरी हैप्पी विद इट, कैसे पास नहीं हो पाया। अगर ये पास हो जाता, तो वो जो कास्ट बेस्ड जो रिजिडिटी है इंडियन विलेजेस में, वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती, जिसके अगेंस्ट में अम्बेडकर जी दुनिया जिंदगी भर काम करते रहे। तो अर्बनाइजेशन को लेके बड़े अच्छे विचार थे बेसिकली अम्बेडकर जी के। इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन अम्बेडकर सो द अपॉर्चुनिटी फॉर द दलित इन द लिबरलाइजेशन। उन्होंने कहा भैया गाँव में आइए, शहरों में आइए। शहरों में जो कास्ट ऑपरेशन का जो पूरा सिस्टम है, वो काफी वीक है एज कम्पेयर टू विलेजेस। ये नहीं कहते थे कि शहरों में जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बट गाँव के कंपैरिजन में काफी कम है। अगर आप गाँव में जाके देखोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं आज भी। कितने आपका ऐसे एग्जाम्पल नजर आएंगे कि एक दलित लड़के ने किसी स्वर्ण जाति के कुएं से पानी पी लिया, उसका हाथ काट दिया। किसी दलित ने अपनी शादी में घोड़े पे बैठ गया, ठीक है, वहां पे पत्थरबाजी हो गया। किसी दलित लड़के ने अपनी शादी में मूछें मूछें रखने तक पे लड़ाई। ये तो आज की 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। आप 100 साल पहले जाएंगे तो लेवल कुछ और ही लेवल पे होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गांव में अलाउ नहीं की जाती थी दलित्स को। डिनायल ऑफ द लैंड ओनरशिप वो तो कभी था ही नहीं, जमीन जमीन तो होती ही नहीं थी ऑफ कोर्स। गेटोस जैसे मैंने आपको बताया था ना, गांव में एक कॉर्नर में कुछ ही जगह पे जो है दलित के घर होते हैं, इसे ही गैटो कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना, वहाँ पे कोई सुविधाएं होती, गलियां पक्की होती, नालियां वहाँ पे होती नहीं है, बिजली वहाँ पे होती नहीं, वहाँ की गलियां बहुत कच्ची होती हैं, उस तरह की चीजें गैटोस। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि ये चीज शहरों में नहीं है। इवन ज्योतिराव फुले जो है, ये भी कहीं ना कहीं इसी उस बारे में बात करते थे। हालांकि अम्बेडकर जी और फुले जी कई बातों पे डिसएग्री भी करते थे, बट फिर भी इस बात पे तो वो अग्री करते थे। फुले जी उन्होंने भी कहा कि भाई थोड़ा सा समाज को लिबरल करना है, अगर लिबर्टी देनी है दलित समाज को, तो सिटीज जो है एक उसका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि शहरों में ना लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं, ठीक है, इतने सब लोग किसी को जानते ही नहीं है। तो जो कोई जानेगा ही नहीं किसी को, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो उनका कहना है कि जो शहरों में जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना, वो क्लास बेस्ड हो सकता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। क्लास बेस्ड इन द सेंस कि भाई कोई कितना पैसा कमा रहा है, किसके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना कैपिटल है, उस बेसिस पे, रादर देन कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका सरनेम क्या है। तो ये ऐसा उनका मानना था। हालांकि ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि शहरों में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। लोग तो सरनेम से ही कर लेते हैं, लेकिन शहरों में एक चीज़ और भी देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं कास्ट का जो रिजिडिटी है वही दिखाता है। बहुत बार लोग गांव से जब शहरों में शिफ्ट करते हैं, तो अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, अपने बच्चों का सरनेम चेंज रख लेते हैं, कोई सिंह रख देता है, कोई गुप्ता रख देता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, करते भी हैं लोग ऐसा। लेकिन फिर भी डेफिनेटली इस बात को मैं भी मानता हूँ और आप भी मानोगे कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो शहरों में कंपेरेटिवली बहुत कम है गांव के कंपैरिजन में। क्रिपलिंग सेग्रीगेशन तो, जैसा कि आजकल जब हम लोग अर्बनाइजेशन या अर्बन प्लानिंग उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आता है। जैसे अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डर पास किया गया कि भाई कुछ खास सिटीज में, वहाँ पे कुछ खास जगहों पे जो है मीट शॉप्स नहीं होंगी, ठीक है, मीट शॉप्स नहीं होंगी। और अगर मीट शॉप्स हैं कहीं पे, तो उसके आगे जो है वो ब्लैक कलर के ऐसे पॉलीथीन या कपड़ा लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन। आप पॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत बार व्हेन यू सी एससीज एंड एसटीज, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड। तो जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, वो इसीलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं कि यार तुम तो मांस खाते हो, तुम तो मीट ईटिंग हो, ठीक है, तो इसलिए तुम तो पोल्यूटेड हो। तो जब स्टेट ऐसा करेगा, एज अ स्टेट आप ऐसा करते हो, एज अ गवर्नमेंट जब ऐसा करते हो, तो ये कहीं ना कहीं उसी थॉट प्रोसेस को और स्ट्रोंग करता है कि जो मीट खाने वाले हैं वो इम्प्योर हैं।
अगर ऐसा होता तो ये कभी नहीं होता। गुजरात में ऐसा हुआ, गुजरात में कई जगह पे जो है वो मीट की स्टॉल्स को बैन ही कर दिया गया सड़कों के किनारे। तो बोला नहीं, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, ठीक है, आप ये मत लगाइए। वो ये क्या, तो ये कहीं ना कहीं वही एक दिखाता है कि भाई स्टेट लेवल पे भी, गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो है इस तरह की चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं। और जब आप तो कई सारे ऐसे सर्वे, कई सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं कि हमारे शहरों के अंदर, शहरों में जो सबसे कम पब्लिक सर्विस अगर किसी समाज को मिल रही है तो वो मुस्लिम और दलित समाज को ही मिल रही है। जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपको मुस्लिम समाज से या फिर दलित समाज से आपको लोग देखने को मिलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। जब भी जो लैंडफिल्स होती हैं जहाँ पे वेस्ट डाला जाता है सिटीज के अंदर, उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे जो एरियाज होंगे वहाँ पे ज्यादातर आपको दलित या मुस्लिम ही देखने को मिलेंगे। तो ये घेटोजेशन जो गांव में था वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सिटीज में भी नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर ये गैटोज इकोनॉमी रीजन की वजह से होते हैं, बट फिर भी इट कैन ऑल्सो लीड टू कास्ट बेस्ड घेटोजेशन ऑल्सो। जब हाउसिंग एक अभी रिपोर्ट आई थी लैंड राइट्स नेटवर्क की, जिसमें ये कहा गया कि जब स्लम डिमोलिशन किया जाता है कुछ किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दलित और मुस्लिम समाज का ही यहाँ पे होता है। तो शहरों में, मतलब जो इनका ये कहना कि अम्बेडकर जी ने सोचा था कि अर्बनाइजेशन इंडिया में बढ़ेगा तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, वो उतना नहीं हो पाया। ठीक है, अम्बेडकर जी का जो आइडिया था वो उतना तो नहीं सच हो पाया, बट फिर भी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन सेटिंग में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी कम है एज कम्पेयर टू विलेजेस। और उसके लिए जो है सबको काम करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल अपने पास आता है ये इसराइल वाला, और इसराइल ईरान, ईरान ने अटैक किया भाई इसराइल के ऊपर। देखिए जरा, यहाँ पे ही आपका ईरान है और इधर ही आपका इसराइल आता है, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं अगर आपको मैं, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है आपका इसराइल है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये है गाजा स्ट्रिप। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये है वेस्ट बैंक। यहाँ पे आपका आ गया जेरूसलम। और ऊपर जो थोड़ा सा आपको ये नजर आ रहा है ना यहाँ पे, दिस वन, इसे कहते हैं गोलन हाइट्स। यूपीएससी में यहाँ पे सब जगह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये गोलन हाइट है, इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ सीरिया अर्लियर, लेकिन 1967 में दैट वॉर हैपेंड, और तब जो है ये इस एरिया को कैप्चर कर लिया गया था फ्रॉम सीरिया। तो ये जो है पूरा यहाँ पे चल रहा है। अब लग थोड़ा सा अगर इस मैप को देखो ना, यहाँ से आपको लगभग लगभग सभी कहानी जो है वो समझ में आ ही जाएगी। तो देखिए इस टर्की के अंदर भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं। अमेरिका आपको हर जगह मिलेगा। सीरिया के अंदर भी 800 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स हैं। टर्की तो खैर नाटो का पार्ट मेंबर ही है, राइट। कुवैत के अंदर भी 13,000 के आसपास, सऊदी अरेबिया में, कतार में, यूएई में, बहरीन में, हर जगह आपको अमेरिकन ट्रूप्स देखने को मिलेंगे। और अमेरिकन ट्रूप्स ही नहीं है खाली, ये पूरा लाम लश्कर है अमेरिकन का यहाँ पे। तो बड़ी प्रेजेंस है मिडल ईस्ट में बेसिकली अमेरिका की। और अमेरिका इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इसराइल, ठीक है। तो वो एक अलग से खेल चलता है। तो अब हुआ ये भाई कि इसराइल, ईरान ने जब अटैक किया, ठीक है, इसराइल के ऊपर, उसमें ईरान का भी सपोर्ट था, इराक का भी सपोर्ट था उसमें। तो ईरान ने जब उसके ऊपर अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो अमेरिका ने इंटरवीन किया ऑफ कोर्स। डायरेक्ट इंटरवीन नहीं किया है, लेकिन यस इसराइल के साथ मिलके बहुत सारे जो ईरानी जो मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। 300 से ज्यादा ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स वो सब इसराइल पे अटैक किया गया, जिनमें से 99% को बेसिकली इंटरसेप्ट कर लिया गया था, बीच में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 7 ऐसी मिसाइल थी जो इसराइल के ऊपर फाइनली जाके गिरी, उसका आयरन डोम वगैरह फेल हो गया। 7 मिसाइल में से जो बेसिकली किसी की डेथ नहीं हुई है, कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये अभी पूरा सीन बनता है। अब सवाल उठता है कि भाई ईरान और इसराइल इतने कट्टर दुश्मन कैसे हो गए? क्या ये हमेशा से ऐसा था? ऐसा नहीं है। ईरान एंड यूएसए दे यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। 1979 से पहले दे यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड। ईरान और सऊदी दोनों ही अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड थे। हालांकि ईरान और सऊदी के अंदर उतना अच्छा रिलेशन नहीं था, बट अमेरिका के दोनों के साथ पटती थी। ईरान में जो इस रूल हुआ करता था, मिस्टर शाह, ठीक है, ही यूज टू बी क्लोज अलाई, और उस समय ईरान सोसाइटी
वाज डेमोक्रेटिक ऑल्सो। बट जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान के अंदर, वहाँ से चीज़ें खराब होनी काफ़ी शुरू हो गई। और जब अमेरिका के साथ अच्छा था रिलेशन, तो ऑफ कोर्स इसराइल के साथ भी होगा। इवन ईरान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन मिडल ईस्ट विच एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड इसराइल। इजिप्ट वगैरह ने तो बहुत बाद में किया है। बट जब 79 के बाद चीज़ें खराब होनी शुरू हुई, वो इतनी खराब हो गई, और बाद में जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू किया इसराइल ईरान ने, तो इसराइल ने कई बार ऐसे ऑपरेशंस किए, जैसे स्टक्सनेक्स एक ऑपरेशन होता है, स्टक्सनेट। ये एक काइंड ऑफ वायरस है, और ईरान की फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया, उनके सॉफ्टवेयर वगैरह को डिस्ट्रॉय किया गया। कई बार ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी के ऊपर भी अटैक हुए, कई लोगों को मारा भी गया इसराइल के ऑपरेशंस के द्वारा। तो बड़ा राइवलरी चलता है इनके बीच में हमेशा से, दुश्मनी बड़ी कट्टर है दोनों के बीच में। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये चलता है। और ईरान हमेशा ऐसी फोर्सेस को सपोर्ट करता है जो ईरान के अगेंस्ट में काम करती हैं, चाहे वो सीरिया में जो है बशर अल असद की सरकार हो, उसके थ्रू, चाहे यमन में हुथी रेबल्स हों उनके थ्रू, चाहे भाई आपका लेबनान में जो हेजबुल्ला है, ग्रुप है वहाँ पे, उसके थ्रू ईरान उनको सपोर्ट करता है। और गाजा स्ट्रिप के अंदर जो हमास है, उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो ईरान हमेशा उन सब ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इसराइल के अगेंस्ट में काम करते हैं। हालांकि जो हमास है ये एकदम कट्टर सुन्नी ग्रुप है। उसके बावजूद भी ईरान जो है शिया कंट्री होते हुए भी उनको सपोर्ट करती है, बिकॉज अल्टीमेटली देयर गोल इज वन, टू एलिमिनेट इसराइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके बारे में इससे ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। एग्जाम के जितना रेलिवेंट है वो वहाँ पे जाकर अपने को रुक जाना चाहिए। तो जो लोकेशंस वगैरह है ना आसपास की, वो मैप वर्क आप जरूर करें डेफिनेटली। रेड सी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो देखें। कौन सी कंट्री की लोकेशन थोड़ा देखें, नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में। बेसिकली मेरा कहने का ये है कि ये मैप जो है आपको पूरा रटा होना चाहिए, मिडल ईस्ट का मैप। कहाँ पे कौन सी कंट्री है, उसका बॉर्डर इसके साथ मैच करता है, कौन सी वाटर बॉडी वहाँ पे है, सब आना चाहिए यहाँ पे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है जी, रेलवेज डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर नियर्स कंप्लीशन स्केल्स ऑफ एम्बिशन। तो देखिए, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड का मतलब ये है कि भाई ये चीज सिर्फ इसी चीज के लिए यूज होगा, इसे आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कोई सड़क है, वो सड़क की साइड में मान लो एक लेन है, और ये लेन सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस के लिए ही यूज हो सकती है, तो ये डेडिकेटेड है फॉर एम्बुलेंस। कोई और व्हीकल इसके ऊपर नहीं चल सकता। तो जब हम लोग फ्रीट कॉरिडोर की बात करते हैं, फ्रीट कॉरिडोर मतलब रेलवे का एक ऐसी लाइन, रेलवे का एक ऐसा कॉरिडोर जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाया जा सकता है, फ्रीट के लिए यूज होगा, गुड्स के लिए यूज होगा, पैसेंजर के लिए यूज नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। और इंडिया में 4-5 कॉरिडोर, बेसिकली वैसे तो दो ही मेन है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है। उसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, साउथ कॉरिडोर, तो बाद में हम लोगों ने कई सारे कॉरिडोर का यहाँ पे आइडिया आया है। अब इनमें से कुछ कॉरिडोर तो ऑपरेशनल हैं, कुछ कॉरिडोर 50% का कंप्लीशन हुआ है, इसमें 60-70% का हो गया है। तो बेसिकली दैट वर्क इज गोइंग ऑन हेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं। तो दो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला। तो वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो ये जो अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से लेके अगर आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे, तो रेवाड़ी जो है वो एक इसका बेसिकली जंक्शन होगा, रेवाड़ी दादरी यहाँ से शुरू होता है, और वडोदरा, ठीक है, वडोदरा से होते हुए आप इसको यहाँ पे देखें। ईस्टर्न कॉरिडोर की अगर बात करें, तो मैंने वैसे आपको यहाँ से अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दादरी, आ, ठीक है, उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये दादरी रेवाड़ी जो है हरियाणा में पड़ता है। और फिर बाद में इसको जो है हम लोग दिल्ली से अटैच कर सकते हैं। तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो है वो कई जगह को जो है कवर करते हुए जाता है। ईस्टर्न कॉरिडोर की अगर हम लोग बात करें, तो ये पंजाब में लुधियाना से जो है वो शुरू होता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ दंकुनी तक जाता है वेस्ट बंगाल में। तो ये बेसिकली इसका रूट है, जो कि ये रूट 90% से ज़्यादा कवर हो चुका है, ऑपरेशनल है, और इसलिए न्यूज़ में भी था। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको इन रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इट्स अ हाई स्पीड
हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा, गुड्स एंड कमोडिटीज, इसमें पैसेंजर नहीं है, ध्यान रखना है। ऑन द नॉर्मल लेन्स गुड्स ट्रेन्स मस्ट मेक वे फॉर द पैसेंजर ट्रेन, देयर बाय डिलेइंग द फ्रीट मूवमेंट। सीधी सी बात है भैया, सामान पहुंचाने में अगर डिले होगा तो इससे सामान महंगा होगा, इन्फ्लेशन होगा। और जब हम लोग बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, तो लॉजिस्टिक बेसिकली यही मतलब होता है, अगर एक फैक्ट्री से कंज्यूमर तक सामान जितना जल्दी जाएगा उतना ही कम इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देने के लिए कई बार ये जो फ्रीट जो अपनी ट्रेन्स होती हैं इनको रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से सामान लेट पहुंचता है। तो ये डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा ना, तो सामान बहुत जल्दी जा सकता है, इन्फ्लेशन कम होगा देश में, ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, वो सब चीज़ें बेटर होंगी। A dedicated freight corridor involves the seamless integration of the better infrastructure, state of the art technology, ठीक है, एफिशिएंट होगा, फास्ट मूवमेंट होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। वैसे तो इंडिया में 6 फ्रीट कॉरिडोर का आइडिया है, जिनमें से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न और ईस्टर्न वाला। ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है, और 90% ऑपरेशन हो चुके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेके दादरी रेवाड़ी तक, इसको जापान के इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इसको फंड किया है, तो उनके साथ मिलकर ही हम लोग बना रहे हैं। बाकी जो लुधियाना वाला है, तो ये इट इज़ 1760 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है। और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोल माइंस वगैरह हैं, छोटा नागपुर प्लेटू एंड पारादीप, और फिर जो पूरा एरिया है वहाँ से कोल थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोल वगैरह जाएगा इधर से उधर, तो उसके लिए जो है बनाया गया है। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर वाला है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको फंड किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से याद रखनी है। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है डॉक्सिंग, उसको कहते हैं। मैंने शायद डॉक्सिंग जो है यहाँ पे डाला नहीं था ऊपर, ये यहाँ पे नहीं डाला था डॉक्सिंग, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिल गया। डॉक्सिंग क्या होता है, थोड़ा ब्रीफली आपको बताता चलता हूँ। देखिए, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछता है वो डॉक्सिंग के बारे में बहुत इन डेप्थ डिटेल में जाना, अपने लिए जो जितना जरूरी हो तो हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कई बार हमने ऐसा देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, किसी फैमिली का कोई प्राइवेट फंक्शन था, वहां पे कुछ लेडीज नाच रही हैं, और उसकी वीडियोस आपने वायरल होती हुई देखी होंगी। लोग क्या करते हैं, उस वीडियो के ऊपर कोई भड़काऊ सा गाना लगा देते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। अब उन वीडियोस का पर्पस यही है कि वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना है, उनको हार्म करना है, यही पर्पस होता है उसका। तो इसे ही डॉक्सिंग कहते हैं बेसिकली। तो डॉक्सिंग इज एन एक्ट ऑफ डिजिटली पब्लिसाइजिंग अ पर्सन्स प्राइवेट डिटेल्स इन कॉलिंग डॉक्सिंग। अब ये तो डांस वाला तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, उसके अलावा किसी का ईमेल आईडी, फोन नंबर, घर का एड्रेस, मेडिकल कंडीशन, उसकी लोकेशन, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें जब ओपन कर दी जाती हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्सिंग। तो जैसे कोई पॉलिटिशियंस होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, तो लोग उनके डिवाइसेस वगैरह को हैक कर लेते हैं, तो उनका एड्रेस, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब जो है वो पब्लिक हो जाता है। पर्पस इसका एक ही है, पर्पस है उसको हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड डॉक्सिंग, ठीक है। और बहुत बार प्राइवेट और पब्लिक थोड़ा सा अपने जो इवेंट्स होते हैं घरों वगैरह में, वो डेटा भी लोग लीक कर देते हैं, वीडियोस वगैरह बना के कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। जिससे वीमेन, चिल्ड्रन, एलजीबीटी कम्युनिटीज का इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। कई बार लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं इन सब चीज़ों की वजह से, फिजिकल हार्म होता है, लोग आपको स्टॉक करने लगते हैं, आपको टारगेट बना लेते हैं, हरासमेंट इतना होता है, एक्सट्रीम केसेस में वो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपकी आपकी वही प्राइवेसी रही नहीं। तो डॉक्सिंग एज सच इलीगल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे देश में कोई स्पेशल कानून नहीं है। हाँ, बट केस टू केस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कितना सजा यहाँ पे हो सकती है, केस टू केस बेसिस पे, ठीक है। चलो, क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक बेसिकली एक ऐसी स्टेज है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग किसी मटेरियल को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं, -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ठंडा करते हैं। इससे कम भी हो, इससे कम होता है ऑफ कोर्स, -153, 180, बहुत कुछ जाता है। तो जैसे नाइट्रोजन को हम लोग -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं, हीलियम को -269 पे करते हैं। ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196, और हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट -269 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम तो गैस हैं, और गैस तो बॉयल नहीं हो सकती। तो बॉयल करने के लिए पहले तो आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही तो वो बॉयल होगी ना। तो वाटर को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हो, तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये तो पहले से ही गैस है, तो पहले तो इनको लिक्विड बनाओ। तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप नाइट्रोजन को पहले लिक्विड बनाओगे, और उस टेम्परेचर पे जाके वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे -195, 194, उस पे वो गैस बन जाएगा। इसलिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझें। तो क्रायोजेनिक में बेसिकली हम लोग यही करते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन सबसे बड़ी तो आपको इसको रॉकेट टेक्नोलॉजी में ही नजर आती है। जब हम लोग इसरो की बात करते हैं, हमारा जो रॉकेट है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है, उसके अंदर हम लोग क्रायो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और उस रॉकेट में हम लोग उसी फ्यूल को यूज करते हैं, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को भी यूज करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन एज ए फ्यूल नहीं होता, ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर होता है, क्योंकि कंबशन तो ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन है भैया क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन में माने जाते हैं, जो कि सबसे एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही यूज नहीं होता, क्रायोजेनिक और भी यूज होता है। जैसे जो स्टील होता है अपना, स्टील मेकिंग जो प्रोसेस होती है, स्टील को अगर क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे स्टोर किया जाए कुछ समय के लिए, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत हार्ड हो जाता है स्टील। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेडिकल डिवाइसेस हैं जो क्रायोजेनिक इंजन पे स्टोर किए जाते हैं, जैसे MRI की इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, MRI के अंदर कितनी पावरफुल मैग्नेट यूज होती हैं, बड़े जबरदस्त चुंबक यूज होते हैं, है ना। उनको उन मैग्नेट जो उसके अंदर यूज होती हैं, उनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उन मैग्नेट को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे ही स्टोर करना पड़ता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह के अंदर को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज योर क्रायोजेनिक। इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और कोई टॉपिक तो नहीं बचा ना अपने पास? लगभग सभी हो ही चुके हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ। ईरान वाला टॉपिक हो चुका है, डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर अम्बेडकर जी हो चुका है, अर्बनाइजेशन हो चुका है। ठीक है, और एक डॉक्सिंग वाला टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा अलग कर लिया था, पूना पैक्ट भी हो चुका है। तो बस आज के लिए तो इतना ही है। और लाइक वगैरह किया करो यार वीडियो को, ठीक है। लाइक किया करो, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस भी दे दिया करो। पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलर एनालिसिस देखते हैं। आपके फ्रेंड्स अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको साथ में होता है थोड़ा वीडियो शेयर करो। क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप सुबह सुबह देख लेते हो, वैसे दिन में कभी भी देख सकते हो न्यूज़पेपर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस तो हर एग्जाम के लिए है ही। और सिर्फ एग्जाम ही क्यों, एज अ सिटीजन ऑल्सो, एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर पे अगर आपकी कमांड है ना, तो आप बहुत स्मार्ट इंसान बन जाते हो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, नॉलेज बढ़ती है, अपने देश के बारे में पता चलता है, जो चीज़ें हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है उनके बारे में पता चलता है, और हम लोग बेटर इंसान, बेटर डिसीजन ले सकते हैं लाइफ को लेके। तो इसलिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।